तो आइए हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो हम बता रहे थे कि सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या होता है, मिनिमम अमाउंट में जो सब्सटेंस मौजूद होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो मैक्सिमम अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जनरली अगर कहें तो एक ग्लास में जो पानी होता है, वाटर जो होता है, वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जो शुगर होता है वो सॉल्यूट होता है। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम 100% नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये फेल्योर कर जाता है। अगर कहा जाए कि 100 ml पेट्रोल में 100 ml डीजल को मिक्स किया गया है, तो वहाँ पे कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट होगा वहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट मान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट हो सकता है। विजन क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर की और बाइनरी सॉल्यूशंस की। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मीन्स जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स, जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट्स हों, उसको हम बाइनरी कंपोनेंट बोलते हैं। अगर दो से ज़्यादा अगर कोई कंपोनेंट है तो उसको टर्नरी, क्वाटर्नरी नाम देते हैं। अगर दो से ज़्यादा है तो टर्नियरी या क्वाटर्नरी, जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं पढ़ना होता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 होगा तो टर्नियरी और 4 होगा तो क्वाटर्नरी नाम देते हैं। लेकिन ओनली 2 का हमें क्लास 12th में 2 ही वाले का स्टडी करना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन होमोजेनियस, होमोजेनियस मीन्स द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक ही फेज में हो, एक ही स्टेट में हो, तो हम उसे होमोजेनियस नाम देते हैं। होमोजेनियस नाम देते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस के टाइप्स की बात करें तो हम कुछ जनरल एग्जांपल्स बता देते हैं। एक एक दो दो बहुत 9 टाइप्स होते हैं। गैसियस के 3 टाइप और लिक्विड्स के 3 टाइप। एक हम आपको डिटेल में बताते हैं, फिर आप सारे समझ जाएंगे कि कैसे होता है। एक हो सकता है गैस प्लस गैस, जिसका हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों गैस हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो हमारा गैस गैस सॉल्यूशन है। इसके अलावा लिक्विड गैस, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म मिक्स इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मिंग जेल्स आते हैं वो भी हमारे लिक्विड गैस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस के भी एग्जाम्पल्स हैं कैम्फर्स इन नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे गैस में मूव्स करते हैं। तो ये थे ऐसे, सेम ऐसे एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड के केस में सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड,
और सॉलिड लिक्विड, ये एग्जाम्पल्स हो सकता है, या सॉलिड गैस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस और लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है। इस तरह से टोटल इसमें 9 टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स पाए जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म ये एक्सप्लेन करता है कि कोई सॉल्यूशंस में कितना हमारा कोई सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको एक्सप्रेस करने के वेरियस मेथड्स हैं। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला, इसको एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक मास रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और जो मास रिलेशन रखते होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते होंगे। तो हम आपको बता देंगे, एक एक करके डिटेल डिस्कस करेंगे तो कौन सा हमारा क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, और इसको W/W से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है मास परसेंटेज का? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो इस तरह से किसी भी अगर सपोज किया जाए कि 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशंस में, ये मास ऑफ सॉल्यूशंस है। दैट्स मीन्स इसमें 20 ग्राम शुगर का और 80 ग्राम पानी का जो मास है वो इंक्लूडेड है। तो इस तरह से 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगर 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन में तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है हमारा दोनों ही ग्राम में होना चाहिए। हम आपको बता देंगे कि किस तरह से अगर कभी कभी ग्राम में नहीं है, ml में है, तो उसको हम ग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या नीड होगी। दूसरा है हमारा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे वहाँ पे सॉल्व करते समय हमें देखना होगा कि ये हमारा ml में है या लीटर में है कि नहीं है। अगर ये ग्राम में है तो इसे हम ml में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज़
आपको गिवन होगी तो आप एक दिमाग में रखिएगा D इक्वल्स V/m, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल्स m/v, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, D इक्वल्स m/v। अगर किसी भी क्वेश्चन में डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ml में दिया है दैट्स मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी पता है। जैसे मान लीजिए आपको वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो मास ऑब्टेन कर सकते हैं, मास ऑब्टेन है, डेंसिटी ऑब्टेन है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे D इक्वल्स m/v। तो इससे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को डेंसिटी में, अगर डेंसिटी की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में तब। अगर ये नहीं दिया है तो आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब आपसे क्वेश्चन जो होगा वो ये ml में होगा, नहीं तो ये लीटर में होगा। क्लियर? ए जनरली लिक्विड टाइप्स के कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, W/V परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, वेट, तो वेट किसका, ऊपर हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट ही रहने वाला है। किसी भी प्रॉब्लम में ये आपको याद नहीं करना है, हमेशा ऊपर सॉल्यूट होगा। देखना है कि ऊपर क्या है, W है तो मास लिख दिया है, यहाँ ऊपर क्या है, V है तो वॉल्यूम लिख दिया है, यहाँ पहले क्या है, W है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया है। तो इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट अपान नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो हमारा ग्राम में दिया होगा और जो हमारा सॉल्यूशंस का जो टोटल अमाउंट होगा वो ml में गिवन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इससे निकालते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज से। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ये जनरली लिक्विड टाइप्स में यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है ppm, पार्ट पर मिलियन। ये जब बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, छोटे छोटे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, 10⁻⁶ इसमें यूज होता है, पार्ट पर मिलियन में 10⁻⁶। टोटल नंबर ऑफ solute upon total number of component, in solution into 10⁻⁶। पार्ट पर मिलियन 10⁻⁶ का यूज करते हैं। इसके बाद एक क्वांटिटी आती है और इसको हम बोलते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। और इसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शंस की। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, नंबर ऑफ, ये रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। जैसे मोल्स, ये मोल फ्रैक्शंस क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा और उसको x से डिनोट करते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन में दो कंपोनेंट हैं तो किसी एक कंपोनेंट का निकालना है तो XA क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb। ये
हमारा मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन n0। अगर किसी पार्टिकल दिया है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि दिया है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? 18। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। तो यहाँ से मोल निकाल लेंगे। तो अगर कहा जा रहा है कि शुगर का सॉल्यूशन है, वाटर में डिजॉल्व है और दोनों का कंपोनेंट सारा मास दिया हुआ है, तो वहाँ से सबसे पहले n की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और n की वैल्यू ऑब्टेन करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है कि अगर हमें इसका मोल निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है XB अपान NB अपान Na प्लस NB। ये एक फार्मूला है। अगर किसी एक का मोल अगर ऑब्टेन आप कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो वहाँ से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। XA प्लस XB की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। अगर आपने XA का फाइंड कर लिया है और XB का निकालना है तो XB बराबर 1 माइनस XA कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया गया है तो 1 में से माइनस कर दीजिए। सपोज करिए कि किसी का मोल फ्रैक्शन XA का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25, तो 1 माइनस 0.25 तो 7.75 XB का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जगह मोल फ्रैक्शंस आने वाला है। ये कितने भी कंपोनेंट हो, ये 4 हो 5 हो, तभी भी ये फार्मूला काम करेगा। XC, XA, XB तभी भी ये 1 के बराबर ही होता है मोल फ्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी। तो आइए देख लेते हैं मोलैरिटी क्या होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैरिटी कैपिटल M से इसको हम डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर है। लेकिन आपको ये फार्मूले से ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा इंटू 1000 की। इंटू 1000 की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जब भी ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा वो लीटर में गिवन नहीं होगा, ये हमेशा गिवन होगा किस में? ml में। और ये ml में गिवन होगा तो इसको हमें लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अभी मैंने बताया है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व, तो 40 ग्राम, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 गिवन मास है और उसका मोलर मास भी 40 होता है, तो 1 मोल आ जाएगा। फिर 1 मोल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और कितने ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी भी कुछ यूं ही है, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg या मास ऑफ सॉल्वेंट इन, इसको जनरली हम मास में लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें सारे में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस लेते हैं या मास ऑफ सॉल्यूशंस लेते हैं, लेकिन एक ही ऐसा है कि जिसमें हम सॉल्वेंट नीचे लिखते हैं। किसी भी हम कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्वेंट का यूज नहीं करते हैं, हम केवल मोलैलिटी में, और इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाता है मोल्स पर kg, इसकी यूनिट आ जाती है मोल्स पर kg, इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे, तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो आइए देख लेते हैं, और उसके कुछ जनरल फार्मूले हैं नॉर्मेलिटी के, उसको हम जान लेते हैं कि कैसे नॉर्मेलिटी ऑब्टेन करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये और n से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल N से। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो एक तो हमारा जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का गिवन मास, जिस अगर उसका मास दिया हुआ है सब्सटेंस का, मान लो 40 ग्राम है किसका, NaOH का, तो गिवन मास और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब आ जाता है प्रॉब्लम कि इक्विवेलेंट मास कहाँ से पता करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास को निकालने का फार्मूला हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला हो जाएगा मोलर मास, जैसे NaOH दिया है तो उसका मोलर मास कुछ होगा 40, मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिसिटी ऑब्लिक बेसिसिटी, उसके एसिसिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से निकल जाएगा। बेस के लिए हम वहाँ से क्या है उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी, तो इस
या इंटरचेंजेबल टोटल पॉजिटिव, अगर आयन पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है तो कितना निगेटिव चार्ज है उस पर और उसका कितना मोलर मास है तब भी डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए आपको इतने फॉर्मूले याद करने के, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, अगर इक्विवेलेंट मास दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास निकालने का दूसरा तरीका है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, अगर इक्विवेलेंट मास नहीं पता है तो मोलर मास और उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, अगर आयंस है तो पॉजिटिव चार्ज या कितना उस पर निगेटिव चार्ज है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो इतने हमारे कंसंट्रेशन टर्म हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे।